बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन नए आने वाले बच्चों के लिए मैं बार बार बात बताता हूँ कि पिछली वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे जाएं, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पिछली सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक की। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री की, उसके अंदर 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, पूरे के पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है, एक प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने एक ही वीडियो में इकट्ठे कर दिए हैं। वो टेस्ट है, उसी में मैंने सोल्यूशन बताए हैं आपको। आपका ये जो सर दर्द है ना ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, ये आपको समझ में नहीं आते, ये टेस्ट करे बगैर, बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करे बगैर, बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करे बगैर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी। एक ही वीडियो के अंदर सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, वो टेस्ट है, और उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं। तो उस वीडियो को देखें, अपने आप को चेक करें, आपको पता लग जाएगा सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की अलग वीडियो है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पर 11th केमिस्ट्री की, 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 जो है उस तक हम पहुँच गए हैं। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 उस तक पहुँच गए हैं, और वो भी साथ साथ चल रही है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। पिछली वीडियोज़ के अंदर जो हमने ख़ास तौर पर बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई जब भी आपसे रिलेटिविटी के बारे में सवाल किया जाता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो आप क्लियरली उनसे पहले ये पूछ लें कि भाई आप पुरानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं या नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। आप उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं जो क्लासिकल फिज़िक्स में आती है, या वो जो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर आती है। आप गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले आप ये पूछ लीजिए या ये सोच लीजिए जब भी आपके सामने ये सवाल आता है, क्योंकि इसके अलग टॉपिक हैं पुरानी फिज़िक्स के हवाले से, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये वाली। अभी जो हम टॉपिक्स देख रहे हैं, पिछली वीडियोस के अंदर हमने पहले पार्ट में जनरल ओवरव्यू लिया, रिलेटिविटी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनका ओवरव्यू लिया था। ठीक है, और उसके बाद वाले पार्ट के अंदर फिर हमने गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया, और फिर हमने रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो हमने डिस्कस किया और रिलेटिव मोशन को जो हमने डिस्कस किया, ये किस में किया? हमने मैकेनिक्स में किया, हमने क्लासिकल फिज़िक्स में किया, हमने न्यूटनियन फिज़िक्स में किया, या फिर हमने पुरानी फिज़िक्स में किया, या फिर हमने गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए, रिलेटिव मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही टॉपिक्स आप इसमें भी देखेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये मॉडर्न फिज़िक्स में आती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और उसके बाद ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आगे बात होगी, और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर भी आगे जाके बात होगी। ठीक है भाई, अभी जो हम देख रहे हैं वो हम गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक टेबल मौजूद है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR लिखूंगा मैं इसकी जगह पर, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि दो डेफिनेशंस हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। एक तो हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है बड़ी आसान सी है, बच्चों को फ़ौरन समझ में आ जाती है। वो क्या है?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पोजीशन है ऑब्जर्वर की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक वर्ड में आप बताएं, कोई भी पूछता है क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन किसकी, ऑब्जर्वर की, जहां से खड़े होके वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है, ये कहना मुनासिब होगा, जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मिल के आपको क्या बताते हैं, ये भी असल में आपको पोजीशन ही बता रहे होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी हो, उसका एक ही काम होता है, आपको पोजीशन बताना, कौन सी चीज़ इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, उसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस की मदद से, वाई एक्सिस की मदद से, जेड एक्सिस की मदद से, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इनको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको भी हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया था। एक हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों के फ़र्क को अगर जहन में रखना है ना आपने, तो ये वर्ड इसके साथ कनेक्ट कर दें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ये कांस्टेंट लिख दें आप, शॉर्टकट एक वर्ड में जो कि आपको क्लिक कर दे, याद करवा दे कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, कांस्टेंट मतलब जिसमें नो चेंज, जिसमें कोई चेंज ना हो। कांस्टेंट का क्या मतलब है, नो चेंज, जिसमें कोई चेंज ना हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चेंज, जिसमें चेंज मौजूद हो। ये बताने के लिए, किसी को बताने के लिए, आपको याद रखने के लिए छोटी सी टिप दी है मैंने। वैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, अब इसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ, हेडिंग्स के साथ, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा हेडिंग्स के साथ, साथ साथ आपने नोट करना है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले देख लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये टाइप्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव में नहीं डिस्कस कर रहे, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा वरना आप भटक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अब पॉइंट नोट कर लीजिए। एक गाड़ी, अब यहाँ पर हम जिसके अंदर, अब बल्कि इसके पॉइंट ही लिखे ना आप लोग, तो डायरेक्ट पॉइंट लिखवाते जाऊँगा, साथ साथ एक्सप्लेन जो है वो करते जाऊँगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेडिंग डाल लीजिए, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन यानी कि उसकी हरकत। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक ही जैसी हरकत। अब जब हम हरकत की बात करते हैं तो हरकत के अंदर हमारे पास जो है वो एक चीज़ है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, एक गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 10 मिनट बाद उसकी रफ्तार देखें 50 किलोमीटर पर आ रही है, 10 मिनट बाद फिर उसकी रफ्तार देखें 50 किलोमीटर पर आ रही है, और स्ट्रेट लाइन में है। इस बात का ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ना 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 ना, स्ट्रेट लाइन में हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इस किस्म की हरकत जो होगी वो हमारे पास होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और स्ट्रेट लाइन में होगी। फॉलो स्ट्रेट लाइन, फॉलो स्ट्रेट लाइन, फॉलो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए मैंने लिखा है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट, नो चेंज, जिसमें किसी भी किस्म का चेंज ना है, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ठीक है भाई। पहली हेडिंग आ गई। दूसरी हेडिंग इसमें देख लीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हेडिंग डाल लें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड इन दिस फ्रेम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है
वैलिड है इस फ्रेम के अंदर, वैलिड इन दिस फ्रेम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है इस फ्रेम के अंदर। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको याद है ना, क्या कहता है न्यूटन? और ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, इसीलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये कि न्यूटन ये बात कहता है कि हमारी कायनात में जो चीज़ हालत सुकून में है, रेस्ट पोजीशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हालत हरकत में है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन है, तो वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर हरकत में है तो वो हरकत में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है इसके अंदर हमारे पास, इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए, अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस। अपीयरेंस का मतलब है ज़हूर, ज़ाहिर होना, एक्सप्रेस होना। फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है। तो यहाँ पर रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, विच ऑब्जर्व्ड, रियल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व डायरेक्टली, जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर डायरेक्टली, मेजर डायरेक्टली, और डायरेक्टली इनको आप मेजर भी कर सकते हैं। इसी से जब तक मैं इसकी दूसरी टाइप नहीं बताऊंगा ना, फिक्टिशियस फोर्सेस, तब तक आपको रियल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फिक्टिशियस फोर्सेस, फिक्टिशियस फोर्सेस, इनको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, स्यूडो। फिक्टिशियस फोर्सेस वो होती हैं जो कि हकीकी नहीं होती। क्या फिक्टिशियस फोर्सेस कौन सी या स्यूडो फोर्सेस कौन सी? जो हकीकी नहीं होती। हकीकी का मतलब ये नहीं है कि वो होती ही नहीं है, नहीं, फोर्सेस तो हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली उसको वो रियल नहीं होंगी। अब मैं उन्हें कहा ना, मिसाल जब तक नहीं दूंगा तब तक क्लियर नहीं होगी बात। एक टेबल है, ठीक है, आपने उस पर एक बच्ची को बिठाया हुआ है। ये यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ा अच्छा उसमें दिखाया था प्रैक्टिकली जो है ना। तो वो बच्ची टेबल पे बैठी हुई है, आप टेबल को नीचे से पकड़ के ड्रैग करते हैं आराम से, बच्ची टेबल पे बैठी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, क्या होगा? बच्ची क्या होगी? ऐसे होगी, पीछे की तरफ, सेट बैक, पीछे की तरफ होगी। अब देखें, आपने फोर्स को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा रियल फोर्सेस। अब आपसे पूछा जाए टेबल को फोर्स किसने लगाई? आपने लगाई, आपके हाथ लगा रहे हैं ना फोर्स टेबल को। आप फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी फॉरवर्ड हरकत कर रही है, यानी कि वो टेबल और उस टेबल पे बैठी हुई बच्ची। आप फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और आगे उस टेबल के ऊपर बच्ची बैठी हुई है, वो फोर्स लग रही है उस बच्ची के ऊपर, टेबल के ऊपर लग रही है, उस बच्ची के ऊपर लग रही है। वो बच्ची टेबल का हिस्सा है, याद रहे, ठीक है। तो आप टेबल पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो टेबल हरकत कर रही है। याद रखें, कोई भी चीज़ बगैर फोर्स के हरकत नहीं करती। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई ये टेबल जो हरकत कर रही है इसके पीछे फोर्स इन्वॉल्व है, आपने बोला हाँ बिल्कुल, हरकत तो फोर्स के बगैर हो ही नहीं सकती। तो ये टेबल जो हरकत कर रही है फॉरवर्ड, इसके पीछे फोर्स क्या है? आप बोलेंगे भाई नज़र नहीं आ रहा, देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये रियल फोर्स है, क्लियरली पता है, जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको पता है कि यार ये फोर्स है जो लग रही है और इस फोर्स का ये रिजल्ट है, यानी कि हरकत। अब वो बच्ची जो है वो भी आगे हरकत कर रही है। अब आप जब तेज़ी के साथ फोर्स लगाते हैं उसी टेबल के ऊपर, तेज़ी के साथ, तो क्या टेबल तो आगे जाएगी? बिल्कुल, आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाई है, टेबल अब तेज़ी के साथ जा रही है आगे, लेकिन वो बच्ची क्या करेगी? सेट बैक, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बच्ची के ऊपर वाले पोर्शन ने पीछे की तरफ जो हरकत की है, ये हरकत फोर्स के बगैर हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं भाई, हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती।
ये बच्ची के ऊपर वाले पोर्शन ने जो पीछे की तरफ एकदम हरकत की, आपने टेबल को तेज़ी से आगे धक्का दिया, टेबल तेज़ी से आगे गई, बच्ची का निचला पोर्शन जो टेबल के साथ इन टच है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन बच्ची का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये एकदम क्या हुआ, पीछे की तरफ हुआ। ठीक है, बसों में भी होता है नहीं। अब आपसे सवाल किया जा रहा है भाई हरकत फोर्स के बगैर हो सकती है, आप बोलते हैं नहीं भाई हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, फोर्स तो लाजमी है। आपसे पूछा जाएगा ये टेबल ने जो हरकत की, आप बोलेंगे इसके पीछे मेरी फोर्स है, मैंने लगाई है, इसलिए टेबल ने हरकत की। फिर वो आपसे पूछेगा ठीक है तो ये बच्ची जो एकदम पीछे हुई ये भी तो हरकत है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये भी हरकत है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बताएं फिर इसके पीछे कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, आपने तो आगे फोर्स लगाई है, ये बच्ची जो पीछे आ रही है एग्जैक्टली इसके पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है, वरना बच्ची का ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ आता ही नहीं। तो ये बच्ची का ऊपर वाला जो हिस्सा है पीछे की तरफ आया है, जो टेबल पे बैठी हुई है, इसके पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है, तो वो फोर्स कौन सी है। अब आप फंस जाते हैं, साइंटिस्ट भी फंस गए, फिजिसिस्ट भी, उन्होंने बोला हरकत तो फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। अब ये जो हरकत है एग्जैक्टली इसके पीछे भी फोर्स है, अब इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसी सारी फोर्सेस को हम फिक्टिशियस फोर्सेस कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्सेस इनको हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसी सारी फोर्सेस जिनको आप डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट ना कर सकें, ये सारी फोर्सेस जो हैं वो रियल नहीं कहलाती, फिक्टिशियस फोर्सेस कहलाती हैं, सूडो फोर्सेस कहलाती हैं। ये आगे आएगी बात, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, इसमें अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस जो है वो रियल होता है बिल्कुल। जैसे कि टेबल वाली आपने देखा, आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाई, टेबल भी फॉरवर्ड हरकत कर रही है जिसके ऊपर वो बच्ची बैठी हुई है। ठीक है, ऑब्जर्व डायरेक्टली, मेजर्ड डायरेक्टली। और रियल फोर्सेस का अपोजिट क्या है, फिक्टिशियस फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस, जो कि रियल नहीं है, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनको मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपको रियल फोर्सेस से जो है वो वास्ता पड़ता है। ठीक है भाई, अच्छा अगला पॉइंट इसके अंदर है इक्वेशन ऑफ मोशन, चौथी हेडिंग डाल लें, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको पता है तीन इक्वेशंस की, न्यूटन ने तीन मोशन की इक्वेशंस दी हैं बड़ी मशहूर, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन की होल्ड ट्रू, न्यूटन की जो इक्वेशंस हैं ये होल्ड ट्रू, बिल्कुल सही सही रिजल्ट देती हैं आप, होल्ड ट्रू, बिल्कुल सही सही रिजल्ट देती हैं आप। ठीक है भाई, पांचवी हेडिंग इसमें डाल लें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये पांचवी हेडिंग, ओहो मार्कर में मैंने इंक भी चेक नहीं की। एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल यार थोड़ा सा जूम करके चेक कर लेना, तीन मार्कर हैं, मैंने तीनों के अंदर इंक ही नहीं डाली। पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन, एग्जाम्पल इसकी पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन, एक हरकत करती हुई ट्रेन के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, वेलोसिटी खास तौर पे, मोशन कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक जैसी शक्ल का, यूनिफॉर्म के लिए या कांस्टेंट के लिए एक ही बात। तो मोशन कांस्टेंट है यानी कि मोशन यूनिफॉर्म है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, एक ही जैसी वेलोसिटी। अब एक ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, अब जो ट्रेन की रफ्तार है वही उसकी रफ्तार है। अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है तो वो शख्स ट्रेन का हिस्सा है ना, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेन जा रही है, स्ट्रेट लाइन में। तो पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ऊपर से आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं ऐसे,
ये देखें, ये जो मैंने मार्कर छोड़ा है ये फ्री फॉल है। अब ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में आया है, ठीक है, ये यूं नहीं जाएगा, ये यूं नहीं जाएगा, नहीं, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होगी। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, अगली हेडिंग जो है इसके अंदर डालना, एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। एनालाइजिंग मोशन, एनालाइजिंग मोशन, एनालाइजिंग का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया वर्ड निकला है जुज से, जुज अलग अलग करना, अलग अलग हिस्से कर देना। आप किसी चीज़ का तज्जिया अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके हिस्से अलग करेंगे, एक एक हिस्सा अलग कर देंगे, उसका जुज अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग मोशन। आप मोशन को बड़े अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका तज्जिया कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, एंड डायनामिक्स, एंड डायनामिक्स, डायनामिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स जो है वो भी फिजिक्स की ब्रांच है। तो ये डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या है, डायनामिक्स में, डायनामिक वर्ड का मतलब ही ये होता है कि जिसमें हरकत हो। तो यहाँ पर आप डायनामिक्स के अंदर किसको स्टडी कर रहे हैं, हरकत को ही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन आप फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर। डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप हरकत को तो स्टडी करेंगे, फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख लेते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही सारी हेडिंग्स दोबारा रिपीट होंगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने कहा ना यही हेडिंग्स दोबारा रिपीट होंगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही हेडिंग्स दोबारा रिपीट होंगी। पहली हेडिंग इसकी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं पहले यही देख लें, नहीं तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। वैसे तो अपोजिट ही है इसकी डेफिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें, डेफिनेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक टाइप है जिसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो इसका दूसरा मतलब पता है हम क्या कहते हैं, कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में चेंज, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ना इसको। तो हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। मीन्स क्या है, एक्सेलरेटिंग बॉडी, एक्सेलरेटिंग बॉडी, एक्सेलरेटिंग बॉडी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब इसकी तरफ आ जाएं। पहली हेडिंग, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये मार्कर भी मर गया। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज क्या कर रही होंगी इसके अंदर, एक्सेलरेट कर रही होंगी, एक्सेलरेट कर रही होंगी, और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब फेस कर रही होंगी, बॉडीज फेस कर रही होंगी, बॉडीज का वास्ता पड़ रहा होगा। किन से पड़ रहा होगा, फिक्टिशियस फोर्सेस के साथ। हाँ, अभी इस बात हो गई थी ना इसके ऊपर, फिक्टिशियस फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर बॉडीज़ को जो है वो फिक्टिशियस फोर्सेस से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स की हमारे पास कई टाइप्स हैं। आपने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ जाती है ना, जो सेंटर की तरफ, सर्किल में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब घुमाते हैं तो उस सर्किल के सेंटर, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सर्किल में घुमाते हैं तो उस सर्किल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीपिटल कहलाती है। ये आपको पता है, ये आपके
रोटेट करने की वजह से पैदा हो रही है, स्पिन करने की वजह से, इसी वक्त एक सूडो फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही होती है, एक फिक्टिशियस फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही होती है, बिल्कुल आउटवर्ड। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्टिशियस फोर्सेस है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कर रहा है, नॉट वैलिड, यहाँ पर वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, यहाँ पर वैलिड नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरी हेडिंग इसके अंदर आ जाती है फिर हमारे पास अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस। वही हेडिंग्स हैं, अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस, अपीयरेंस ऑफ फोर्सेस, fictitious forces, fictitious forces जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कैरियोलिस फोर्सेस, कैरियोलिस फोर्स। अब यार ये कैरियोलिस फोर्स जो है ना, मैं भूल गया, असल में यही वर्ड था जिसको मैं भूल गया। अगली वीडियो में कैरियोलिस फोर्स बता दूंगा, या आपको इधर ही जो है ना वो सब टाइटल्स में पता लग जाएगा। मैं ये भूल गया, टाइम नहीं मिल सका इसकी गूगल करने का, यार ये कैरियोलिस फोर्स कौन सी है। ठीक है भाई। ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं इसके पीछे वजह क्या है, एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, क्या मोशंस की जो इक्वेशंस हैं क्या वो काम करेंगी? हाँ बिल्कुल काम तो करेंगी, लेकिन कुछ इजाफी और चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी। वो जो इजाफी चीज़ें हैं और उनको ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, या उनको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। ये और इक्वेशंस हैं, मज़ीद इक्वेशंस आपको चाहिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशंस, ये आगे अगला हमारा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? गैलीलियो गैलीली ने जो इक्वेशंस दी थी उसकी इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? ये वो इक्वेशंस हैं जो कि गैलीलियो ने दी थी अपनी गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये अगली वीडियो में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए, वो इक्वेशंस चाहिए जो कि गैलीलियो ने दी थी, क्योंकि बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फाउंडिंग फादर गैलीलियो गैलीली ही था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इक्वेशंस जो गैलीलियो ने दी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी, एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक ही मिसाल दे दूं, पर्सन इन अ स्पिनिंग कैराउसेल। कैराउसेल क्या होता है? आप सब बचपन में झूले होंगे इस पे, कैराउसेल। वो देखा बीच में एक हॉर्स वगैरह या कुछ वो झूला जो होता है झूला, ठीक है, वो जो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं झूले को इस तरह से, ऐसे ये और ये झूला बना हुआ, इस तरह का जो झूला होता है ऐसे घूमता है ना, बचपन में घूमे ना, सब बैठे होते हैं, हॉर्स बना हुआ है या शेर बना हुआ है, कोई बच्चे बैठे हुए और वो गोल गोल घूम रहा है। अब देखें वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, आपने फील किया ना, अपने तस्वुर में देखें, इमेजिन में, जैसे जैसे गोल गोल घूम रहा है वो बाहर की तरफ भी निकल रहा है। ये कौन सी फोर्स है जो उनको बाहर की तरफ निकाल रही है? ठीक है, गोल गोल घूमते हुए बाहर की तरफ भी तो निकल रहा है, आउटवर्ड भी, ऐसे भी, यहाँ भी,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ आउटवर्ड भी निकल रहा है, गोल 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 घूमते हुए। ये आउटवर्ड क्यों जा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, फिक्टिशियस फोर्स की वजह से, सूडो फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। और ये कौन सा हमारे पास फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैरोसिल जो है इसकी एग्जाम्पल है, पर्सन इन अ कैरोसिल, या फिर सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन। ठीक है भाई, एप्लीकेशंस इसकी आखिरी हेडिंग, एप्लीकेशंस मतलब यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं हम इसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मीन्स यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं हम इसका? टू अंडरस्टैंड रोटेटरी सिस्टम्स, टू अंडरस्टैंड रोटेटरी, जिसमें रोटेशन हो, जिसमें घुमाव हो, ऐसी हरकत जो दायरे में हो, सर्किल में हो, सर्क्यूलर मोशन हो। रोटेटरी सिस्टम्स, रोटेटरी सिस्टम्स। हमारी अर्थ की स्पिन को देखें, हमारी अर्थ की रोटेशन को देखें, इसको हम स्टडी करेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे। जनरल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। जनरल रिलेटिविटी में, रिलेटिविटी में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है वो भी गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही है। मैं आपको पहले उसका नाम बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, प्रिडिक्शन ऑफ मोशन। ये वाला अगला हमारा टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद उससे अगला जो टॉपिक है, उससे अगला जो टॉपिक है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो इक्वेशंस जो कि गैलीलियो ने दी थी। ठीक है, इस अपनी गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। फिर ये हमारा गैलीलियो का गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निमट जाएगा, फिर आएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।